हेलो, नमस्ते सभी को। मेरा नाम है मनिंदर एंड आप सभी का मेरे पॉडकास्ट पे वेलकम है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक है बिहेवियरल मैनेजमेंट और कैसे ये स्कूल्स में इम्प्लीमेंट हुआ। इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं मिस सोनालिनी आर्या। उनका 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में और उन्होंने अपनी सेकेंडरी टीचिंग फ्रॉम मोनाश यूनिवर्सिटी से करी है एंड शी हैज़ बीन टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम ऑलमोस्ट 8 to 10 years। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पेरेंट्स के लिए एंड आई होप आप सभी इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखेंगे, पेरेंट्स भी और टीचर्स भी। सो लेट्स स्टे ट्यून्ड एंड लर्न समथिंग न्यू। नमस्ते मैम, कैसे हो? नमस्ते, वेरी गुड। तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड कि इसमें हम बहुत डीप में जाएंगे। सबसे पहले मैम आपके बैकग्राउंड के बारे में बात करता हूँ। आपको कैसे आपने टीचिंग लाइन चूज़ की? टीचिंग की अपॉर्चुनिटी आई इसलिए मैंने ले ली। ओके। मैं शादी करके यहाँ पर आई और उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी में टीच करने का मौका मिला, थैंक्स टू माय हस्बैंड हु इज आल्सो लेक्चरर। हाँ जी। तभी पता नहीं था मैं कैसे कर पाऊंगी, तो हाँ मैं जी। काफ़ी तैयारी के साथ हर क्लास में जाती थी। लेकिन तभी मैं बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रही थी, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड। तभी पता चला कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तो ओके। सोचा आई शुड टेक दिस अप। हाँ जी। और यूनिवर्सिटी में काफ़ी साल, करीब करीब 6 साल मेरा पढ़ा कर हो गया। हाँ जी। और उसके बाद सोचा कि अभी स्कूल्स एक्सप्लोर करने चाहिए, ओके। सेकेंडरी स्कूल्स। हाँ जी। सो ईयर 7 to year 12, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी बिजनेस मैनेजमेंट था। हाँ जी। और 11वीं 12वीं में यहाँ के स्कूल्स में अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट दोनों पढ़ाए जाते हैं। हाँ जी। तो मैंने सोचा क्यों ना वो सेकेंडरी टीचिंग ले लिया जाए एज एन अपॉर्चुनिटी। हाँ जी। तो वो पढ़ाने के लिए फिर मैंने मास्टर्स किया मोनाश यूनिवर्सिटी से। Yes, और okay. उसके बाद मैं सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ाने लगी। जी। क्या आपको इसमें डिफरेंस लगता है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखें कि यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग करने में और सेकेंडरी स्कूल्स में टीचिंग करने में क्या डिफरेंस है? बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब बच्चे आते हैं वो ऑब्वियसली 18+ जनरली होते हैं। हाँ जी। और वो खुद ब खुद सारी चीज़ें करते हैं। हाँ जी। उन्हें लेक्चरर्स पे खाली नॉलेज के लिए डिपेंड रहना पड़ता है। जी। वो असेसमेंट्स खुद ब खुद करते हैं, कुछ उनके क्वेश्चंस होंगे तो आके पूछते हैं, कभी लेक्चर्स अटेंड करते हैं, कभी नहीं भी करते। जी। जबकि स्कूल में ड्यूटी ऑफ केयर नाम की चीज़ होती है टीचर्स के लिए। ओके। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस क्लास में जाकर पढ़ाना है, हाँ जी। बल्कि वो बच्चा क्लास में कैसे बिहेव कर रहा है, ओके। वो बच्चे स्कूल में खुश है या नहीं, ओके। उन्हें स्कूल में सेफ रखना है, वो किस तरह से रखा जा सकता है, ओके। और उसी के साथ उनका लर्निंग कैसे होता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है सेकेंडरी टीचर्स के हिसाब से। तो बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ड्यूटी ऑफ केयर ये चीज़ है ही नहीं। वो खुद ब खुद सारी चीज़ें करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि स्कूल के बच्चों का ऐसे नहीं होता। हाँ जी। सो वो बेसिकली जो टीनेजर्स है जो गोइंग टुवर्ड्स अडल्टहुड में, वो अडल्ट जब कई बन जाते हैं, कई उस ग्रेजुअली उसके टुवर्ड्स होते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे आते हैं जो अभी टीनेजर से भी पहले हैं, और हम इसमें बहुत डीप से बात करेंगे। सबसे पहले मैम, आपने जैसे टॉपिक है जो आज का बिहेवियर मैनेजमेंट, हाँ जी, तो ये बिहेवियरल मैनेजमेंट आया कैसे, होंद में कैसे आया, और क्यों ज़रूरत पड़ी उसको स्कूल के करिकुलम में ऐड करने के लिए? अच्छा, पहली बात तो एक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्ट पास हुआ था 1985 में ऑस्ट्रेलिया में, जिसके बाद सारे पब्लिक स्कूल्स में यानी गवर्नमेंट स्कूल्स में पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट बच्चों को देना बंद कर दिया गया। ओके। और 2006 में नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स यानी प्राइवेट स्कूल्स में फिजिकल पनिशमेंट देना बंद कर दिया गया। ओके। अब फिजिकल पनिशमेंट अगर नहीं दी जाती तो बच्चों का जो बिहेवियर होता है, जैसे मस्ती करना, हाँ जी। नॉटीनेस क्लास में, कभी कभी पढ़ाई ना करना, ये सारा मैनेज कैसे किया जाए। ओके। तो वो बिहेवियर मैनेज करने के लिए ऐसे टैक्टिक्स यूज करना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई भी हो और बच्चे क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रही है
उन्हें भी तंग ना करे। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें एक साथ लाकर एक जैसे एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स काफ़ी लिखे गए उस पे ये जानने समझने के लिए कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, ताकि किस तरह से उन्हें बिहेव करना है क्लास में, सोशली स्कूल में किस तरह से बिहेव करना है, एंड नॉट जस्ट दैट, पूरे स्कूल का उसके लिए अप्रोच कैसे होगा। एक या दो टीचर्स बिहेवियर मैनेज नहीं करेगी बच्चों की, पूरे स्कूल की तरफ से बच्चों को बताना चाहिए कि रिस्पेक्ट देना कितना इम्पोर्टेंट है, या हर एक को एक्सेप्ट करना, इंक्लूसिवली एक क्लासरूम में बैठकर पढ़ना, हाँ जी, ये कितना महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें बच्चों को बताने का तरीका, हाँ जी। मतलब बिहेवियर मैनेजमेंट। जो स्पोर्ट्स हम बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स सिस्टम है हाँ, बच्चों के लिए। करेक्ट, हाँ जी। एब्सोल्युटली। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं मैम, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये। पहला तो मैम यही कि नेगेटिव बिहेवियर बोल सकते हैं, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर बोल सकते हैं, ये होते क्यों हैं और आप कैसे डील करते हो। और आपने वैसे स्पोर्ट्स सिस्टम के बारे में बताया, बट आप क्या एलैबोरेट कर सकते हो इसको कि आप कैसे इसको डील करते हो और आपका एज ए टीचर क्या रोल होता है इसमें? ज़रूर। नेगेटिव बिहेवियर या चैलेंजिंग बिहेवियर, सबसे पहले क्या होता है ये समझेंगे। हाँ जी, तो चैलेंजिंग बिहेवियर का मतलब ये है कि क्लास में इस तरह से बर्ताव करना हाँ जी, कि वो टीचर पढ़ा ना पाए, हाँ जी, बाकी सारे बैठे हुए जो बच्चे हैं वो कुछ पढ़ ना पाए, ओके, और बहुत इनअप्रोप्रिएट एग्रेसिवली बात करना ओके, कि जो बर्ताव सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, ओके, ऐसे बर्ताव करना, इसे चैलेंजिंग बिहेवियर या नेगेटिव बिहेवियर बोलते हैं। बोलते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब एक टीचर क्लास में जाती है, तो जनरली देखा गया है कि हर क्लास में 25 to 30 बच्चे होते ही हैं, 30 बच्चे तो होते ही हैं हाँ इजीली जी। क्लास में। तो एक टीचर और 30 बच्चे, हाँ जी, वो मैनेज करना, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की। ओके, तो जब टीचर क्लासरूम में जाती है, तो एज अ टीचर खाली पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, हाँ जी, ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर एक स्टूडेंट किस तरह से पढ़ता है। ओके, तो जैसे मैं पढ़ती हूँ वैसे आप नहीं पढ़ोगे, हाँ जी, शायद मुझे पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा असिस्टेंस लगे, हाँ जी, आपको शायद ना लगे, आपको जी। मैं एक बार बोलूँ आपको पता चल जाएगा, हाँ जी, तो आप समझ जाओगे क्या सिखाया हाँ जा जी। रहा है। तो बहुत बार ये होता है कि जिन बच्चों को समझता नहीं है क्या पढ़ाया गया है, वो ध्यान भी नहीं देते क्या पढ़ाया जा रहा है इस पर। जब उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, तो उनका ध्यान बाकी चीज़ों की तरफ जाता है। जी, जब बाकी चीज़ों की तरफ जाता है तो डिस्ट्रप्शन आता है। जी, फॉर एग्जाम्पल, कोई और उनका फ्रेंड पढ़ रहा होगा तो उसे डिस्टर्ब करना, उसे बुलाना, या क्लास में चलना, हाँ जी, या अननेसेसरीली उठ के क्लास में जोर से चिल्लाना, हाँ, जोर से गाने गाना, हाँ, टीचर को कॉन्स्टेंटली बुलाकर अननेसेसरी सवाल पूछना, जी, ओके, ये सारा चैलेंजिंग बिहेवियर है या, जो ओपनली बताया जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं हाँ जी, जिनको अगर कुछ समझ नहीं रहा है क्लास में, या इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट में, या बोर हो रहे हैं, तो चुप बैठते हैं, कुछ काम नहीं करते, ओके, वो भी चैलेंजिंग बिहेवियर है। बिहेवियर है। तो एज अ टीचर ये दोनों एक्सट्रीम्स है चैलेंजिंग बिहेवियर के, ये टाइप्स। हाँ जी, तो इन दोनों के साथ डील करना, या, ये टीचर को आना चाहिए एक क्लास में। Okay. जैसे एक हाथ स्कूल में कोई ऐसा प्रोसीजर होगा जिसमें वो टीचर उस बच्चे से बात करेगी, उसे रिक्वेस्ट करेगी या, कि तू अभी ऐसे ऐसे कर रहा है, बट उसे स्टॉप कर, ध्यान दे क्या चल रहा है क्लास में, और अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ। या, एक दो बार बताया जाएगा, तीसरी बार लीडरशिप को फिर रिपोर्ट किया जाता है, या असिस्टेंट वाइस प्रिंसिपल को बताया जाता है कि ऐसा ऐसा स्टूडेंट है क्लास में, वो पढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल कुछ काम नहीं करता है क्लास में, वर्कशीट्स दिए हैं, होमवर्क नहीं करता, क्लास वर्क नहीं करता, क्या करे। जी, और एक चीज़ है हाँ जी, कि उनके पेरेंट्स को भी बता दिया जाता है उसके बाद कि ऐसे ऐसे है, आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, हाँ जी, कुछ घर पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ इश्यू है हाँ क्या, जी, इज देयर समथिंग दैट्स गोइंग ऑन इन द हाउस, जिसके वजह से हमें एडिशनल उसको सपोर्ट देना है, या फिर एक्स्ट्रा लर्निंग सपोर्ट आपके बच्चों को चाहिए क्या। या, तो ये सारी सर्विसेज भी स्कूल्स में प्रोवाइड की जाती हैं। लर्निंग सपोर्ट ऑफिसर्स होते हैं बच्चों से बात करने के लिए कि अगर ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, लेट्स से लिटरेसी है, लिटरेसी का कोई एस्पेक्ट अगर
समझ रहा नहीं होगा तो बैठकर उन्हें एक्सप्लेन करना। तो चैलेंजिंग बिहेवियर के रीजंस बहुत सारे होते हैं। कभी कभी घर पे कुछ हुआ होता है, कभी कभी सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, कभी कभी बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता सब्जेक्ट में, कभी कभी समझ नहीं पाते क्या क्लास में चल रहा है जिसके वजह से ध्यान डाइवर्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे, और चैलेंजिंग बिहेवियर जैसे आपने सुना बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो मैम जैसे आपने बोला कई स्टूडेंट्स एक्सेल करते हैं और कई को कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा इनपुट देनी पड़ती है और जहाँ ज़्यादा उनको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जी। तो मैम स्कूल्स इसमें जैसे आपने बोल दिया सपोर्ट सिस्टम अलग अलग तरह का होता है, बट अगर हम बिहेवियर मैनेजमेंट की बात करें तो एज ए बिहेवियर अगर किसी आप बोल सकते हो किसी का बहुत नेगेटिव बिहेवियर है, लाइक ही इज बुलिंग समवन क्लास में, और यहाँ उसको कॉलिंग आउट नेम से लेकर बोल रहा है, और जहाँ रेसिज्म के बारे में भी अगर हम बोल सकते, चलो वो उसमें हम लेटर बात करेंगे, बट यही कि अगर बुलिंग क्लास में आज इट्स अ कॉमन बिग इशू इन क्लासेस, तो आप कैसे डील करते हो उन चीज़ों को, और अगर कोई ऐसे करता भी है तो क्या उसके स्कूल्स एक्सट्रीम तक जाता है अगर बहुत ही गलत बिहेवियर कर दिया जो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन क्लास, सो कैन स्कूल एक्सपेल समवन, अगर कर सकते हैं और नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो किस एक्सट्रीम पे जाके वो करते हैं? बराबर। एक बुलिंग समझ लेते हैं क्या है। तो अगर क्लासरूम में अगर कहा कि कोई स्टूडेंट बुलिंग करा है तो वो बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। कभी रेसिस्ट कमेंट्स होते हैं, कभी अब्यूजिव होता है, कभी कभी हाथ उठाते हैं एक दूसरों पर, कभी कभी बुलिंग ओपनली नहीं होता, वर्बली किया जाता है, जैसे एग्रेसिवली नहीं होता लेकिन वर्बली बोला जाता है कि इन अ वे कि मेंटली कोई स्टूडेंट डिस्टर्ब हो। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के बुलिंग हैं, ये सारे बहुत कॉमनली होते हैं। तो पब्लिक स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, दोनों स्कूल्स में बहुत कॉमनली देखा गया है ये सारा। सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं अलग अलग तरह से डील करने के लिए स्टूडेंट्स के साथ। एक तो पहली बात टीचर्स ने ये बहुत क्लियरली ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी तरह का बुलिंग हो तो क्लियरली बच्चों को ये बताना कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत फर्मली, चिल्लाने की जरूरत नहीं, एग्रेसिवली नहीं, कुछ नहीं, बहुत फर्मली बताना ये जो बोला है वो गलत बोला है। ये पहले बताना, ताकि स्टूडेंट्स को एक बहुत क्लियर मैसेज जाता है कि टीचर्स को ये स्कूल में एक्सेप्टेबल नहीं है बुलिंग किसी भी तरह का, फिर वो रेसिज्म हो, अब्यूजिव बिहेवियर हो, एग्रेशन हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है जी। टीचर्स को वन ऑन वन बात करके ये चीजें सॉल्व की जा सकती है। कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के साथ, और तुरंत पेरेंट्स को बताना कि ऐसे ऐसे हुआ है क्लास में। ईमेल्स भेजकर पेरेंट्स को बताना ये सबसे अच्छी बात है, ताकि यू कीप एवरीथिंग एज अ प्रूफ विथ यू। यस। रिपोर्ट्स, इंसिडेंट रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं स्कूल की लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर। जनरली ये रिपोर्ट्स स्टोर होते हैं ताकि उस स्टूडेंट के बारे में फ्यूचर में भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो मिल सकती है। और एक चीज, मतलब पेरेंट्स को टेलीफोन करके वन ऑन वन बात करना पेरेंट्स से कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो क्या आपको पता है इसके बारे में, क्या आपको पता है कि आपके बच्चे ने ये पहले भी कभी किया है क्या, कोई हिस्ट्री है क्या, आपको क्या लगता है ये ऐसे आपके बच्चे ने अगर बोला है स्कूल में तो कहाँ से पिकअप किया होगा, आपको क्या लगता है। तो जैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्योंकि बुलिंग हैरासमेंट ये बहुत सीरियसली हर स्कूल में लिया जाता है, गवर्नमेंट स्कूल हो, नॉन गवर्नमेंट स्कूल हो। लेना भी चाहिए एब्सोल्युटली। और चाइल्ड सेफ्टी, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, ये सारी चीजें स्कूल्स में एक्टिव होती है ऑलरेडी। देयर इज लीडरशिप टीम इन एवरी स्कूल दैट लुक्स आफ्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन, राइट। तो टीचर्स आर अ पार्ट ऑफ दैट। तो ओपनली ये बात करना और लीडरशिप, स्कूल के लीडरशिप टीम को बताना कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ये स्टूडेंट है, कीप अ वॉच ऑन दैट स्टूडेंट। इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि ये बच्चे जो बुलिंग करते हैं वो बस कर लेते हैं, बुलिंग बाद में सोचते नहीं हैं। इसके रिपरकशंस, इसके इफेक्ट्स बाकी बच्चों पर ज़्यादा दिखते हैं। क्योंकि जब भी बच्चे क्लास में होते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू टेस्ट बाउंड्रीज ऑफ टीचर्स। वो सोचते हैं, वो दे जस्ट कीप गेजिंग, वो गेज करता है, अच्छा ऐसे बोला तो टीचर को चल रहा है या नहीं चल रहा है।
क्या चल रहा है, हाँ जी। किस हद तक मैं बात कर सकता हूँ। Okay. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये क्लियर मैसेज जाए बच्चों को कि हाँ जी। ये एक्सेप्टेबल नहीं है स्कूल में। और बहुत बार अगर इश्यू बहुत सीरियस हो तो पेरेंट्स को बुलाकर उनसे बात की जाती है, तो जनरली प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल स्कूल के जी। डील कर सकते हैं उसके साथ। एक्सट्रीम केस हो तो एक्सपेल भी बच्चों को किया जाता है, उनको डिटेंशंस दिए जाते हैं, टेम्पररी एक्सपल्शंस भी होते हैं स्कूल में कि कुछ दिनों के लिए मत आना स्कूल में, डील विद इट, घर पे बैठ के शांति से सोचो उसके बारे में, पेरेंट्स से बात करो, एंड वंस यू आर रेडी कम बैक टू स्कूल। Come back to school. तो उसके बाद भी अगर लगा कि स्टूडेंट तैयार नहीं है हाँ जी। तो फिर पेरेंट्स से बात करके, बहुत कम ऐसे सिनारियोज होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में जब एक्सपेल किया जाता है बच्चों को फॉर एवर। हाँ जी। प्राइवेट स्कूल्स में वो ऑप्शन है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो खुद ब खुद अपने डिसीजंस लेते हैं। हाँ जी। लेकिन मैंने जो देखा है, जहाँ तक मैंने देखा है, वार्निंग्स दिए जाते हैं और थैंकफुली उसके बाद बच्चे इम्प्रूव होते हैं। हाँ जी। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 8-10 बार बच्चों को बोलना पड़ता है, उसके बाद वो इम्प्रूव होते हैं। तो जी। वो पेशेंस स्कूल को भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एग्रेशन दिखता है लेकिन उसके पीछे कोई और वजह होती है। तो एज अ टीचर वो इन्वेस्टिगेट करना कि घर पे क्या चल रहा है, घर पे कोई डिसफंक्शनल फैमिली है क्या, फैमिली मेंबर्स मदद कर सकते हैं क्या, स्कूल में कुछ मदद चाहिए क्या, तो वो हर तरह की मदद करके भी अगर चीज़ें अच्छी तरह से नहीं सेट हुई जी। तो एक्सपल्शन की तरफ जा सकती हैं चीज़ें। और आई गेस ये होना भी चाहिए मैम, बिकॉज ऐसे स्टूडेंट को ये भी पता होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, रिपरकशन क्या होंगे अगर मैं इस तरह का बिहेवियर करता भी हूँ जी क्लास में। बिल्कुल। तो मैम बुलिंग का तो आपने बहुत अच्छा आपने बता दिया कि स्कूल्स में इट्स वेरी कॉमन थिंग एंड इट शुडंट बी हैपनिंग एनीवेयर। जी तो मैम मेंटल हेल्थ से कितना फिर स्ट्रगल करता है अगर बुलिंग की, बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट बुलिंग कर रहा है, अगर ही कीप्स ऑन डूइंग इट, और कभी स्टूडेंट्स भी बताते नहीं है, सब कुछ नहीं बताते, बराबर। तो उनको उनसे पता करना कि क्या तुम्हारे साथ स्टिल बुलिंग हो रही है, और अगर एक केस आ गया है उसको कितनी देर तक स्कूल फॉलो अप करता है कि व्हाट यू हैव बीन थ्रू, कि वो हो चुका हुआ है जो पीछे वो आगे हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो वेल एंड गुड है, अगर हो रहा है तो कौन कर रहा है। बराबर। एक तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब देती हूँ। हाँ जी। पहले एक तो पहली बात, स्कूल एंड टू एंड फॉलो अप करती है। Okay. जितना हो सके उतना फॉलो अप करती है। Okay. लीडरशिप, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जिसको भी इन्वॉल्व होना है, हर कोई इन्वॉल्व होके एंड टू एंड फॉलो अप हर स्कूल में किया जाता क्या है। बात है। हाँ क्योंकि ड्यूटी ऑफ केयर है, तो वो ऐसे ही छोड़ नहीं सकते बच्चों को, जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। तो ये तो एक पहली बात है। दूसरी बात ये कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो कि ये बच्चा सच में सफ़र कर रहा है या नहीं, वो फाइंड आउट करना। इसलिए टीचर का काम यहाँ पे और बढ़ जाता है कि 2 दिन पहले अगर कोई बच्चा स्कूल में है जो अच्छे से पढ़ रहा है, बात कर रहा है, स्कूल में जो डिस्कशंस क्लास में होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, सडनली 2-3 दिन बाद नहीं कर रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू, तो एज अ टीचर मुझे वो ऑब्जर्व करना है कि अरे कल तक तो सब ठीक था, अब क्या हुआ। तो प्रोएक्टिवली बात करना, अगेन कम्युनिकेशन इज द की। प्रोएक्टिवली बात करके पूछना कि नहीं 2 दिन पहले मैंने देखा था यू वर ओके, अब क्या हुआ। और ये भी प्रोएक्टिवली बोलना इंपॉर्टेंट है कि मैं पूछ रही हूँ बिकॉज आई केयर फॉर यू। अगर तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए होगी तो मुझे बताओ, मैं हूँ यहाँ पे। हैविंग सेड दैट, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ। अगर कोई और है जिससे तुम ज़्यादा कंफर्टेबल हो बात करने में, उससे बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेक श्योर यू लेट दैट पर्सन नो, ताकि हम कुछ उसके बारे में कर सकें। लेकिन स्कूल एब्सोल्युटली एंड टू एंड फॉलो अप करता है, ये लाइटली लेने वाली चीज़ नहीं है। बुलिंग, हरासमेंट, ये सारी चीज़ें बिल्कुल लाइटली नहीं ली जाती। इंक्लूसिविटी क्लासरूम में होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट एक्सक्लूडेड फील कर रहा होगा किसी भी चीज़ के बारे में, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन उसको बोला जा रहा है, बिकॉज ऑफ हिज एथनिसिटी उसको बोला जा रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में, अगर इंक्लूसिविटी भी क्लासरूम में नहीं होगी तो भी वो एक बहुत सीरियस इश्यू है। तो मैम ड्यूटी ऑफ केयर जैसे आपने बोला, तो ड्यूटी ऑफ केयर क्या आपको लगता है सभी हर एक टीचर हर एक टीचर सेम नहीं होता? करेक्ट। सो अगर स्कूल को ये पता चल जाए ये टीचर जो 100% जो उसको देना चाहिए नहीं दे पा रहा, तो
क्या दे रिप्लेस देम, और क्या वो उसको टीचर को भी ये कन्वे करते हैं कि आपको थोड़ा ज़्यादा इनपुट देना चाहिए, बिकॉज वही पैशन की बात आ जाती है। जी। अगर कोई पैशनेट है पढ़ाने के लिए, बच्चे की वेल बीइंग के लिए, जी। तो वो किसी के कहने पे नहीं करेगा, वो खुद ही करेगा। करेक्ट। तो आपको कभी फील होता है कि कई स्टूडेंट्स जितना आप इनपुट दे रहे हो, कई और टीचर्स उतना इनपुट नहीं दे पा रहे? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने ये देखा है जनरली स्कूल्स में जो टीचर्स स्टूडेंट्स के वेलबींग के लिए जेन्युइनली केयर करते हैं ना, उनसे उन बच्चे उन्हें ढूंढ ढूंढ के बात कर ही लेते हैं। जी। तो जो टीचर्स 100% देते नहीं है, जनरली जब ये टीचिंग का कोर्स फिनिश करके आप काम करने लगते हो ना, तभी इंडक्शन में ये टीचर्स को बता दिया जाता है कि आपका ड्यूटी ऑफ केयर है, यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे। टीचर का जॉब ऐसे है कि आप करिकुलम डिलीवर करके वापस आए घर पे, ऐसे नहीं है। करिकुलम और कंटेंट पढ़ाना और वो सब्जेक्ट पढ़ाना, ये खाली 20% है टीचर का जॉब। 80% बच्चों के साथ रिलेशनशिप्स क्रिएट करना इन अ वे कि बच्चों को आपके क्लास में सेफ लगे, जी। बच्चे आपको ट्रस्ट करें, जी। और अगर कोई भी इशू होगा तो पेरेंट्स भी और बच्चे भी दोनों आपसे आके बात कर सके। तो ये टीचर्स को बता दिया जाता है। जी। तो ऑब्वियसली अगर टीचर बिल्कुल ही अपना काम नहीं कर रही होगी तो शायद कहीं रिप्लेस भी हो जाएगी, लेकिन जनरली टीचर्स को ये ट्रेनिंग स्लोली एंड स्टेडीली दिया जाता है। बट इफ़ यू वांट टू गेट इनटू टीचिंग, पैशनेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप ड्यूटी ऑफ केयर अच्छी तरह से अदा ही नहीं कर पाओगे। जी। आप बच्चों की तरफ केयरिंग, उनके वेलबींग को प्रायोरिटी दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि टीचिंग स्पेशली स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी लेवल में मैं ये नहीं बोलूँगी क्योंकि ड्यूटी ऑफ केयर होता ही नहीं है। लेकिन अगर ईयर लेवल 7 जी टू VC ईयर 12 जी। पढ़ाना है, तो बच्चों के साथ रिलेशनशिप्स बनाना, उनको वो ट्रस्ट कर सके और उनको विश्वास हो कि अगर मैंने इससे कुछ बोला तो ये उसका मिसयूज नहीं करेगी बंदी एज अ टीचर। जी। ये ट्रस्ट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए एज अ टीचर यू नीड टू बी पैशनेट। ये 5-8 घंटे का जॉब नहीं है जी। उसके बाद भी अगर तुमने कुछ क्लास में बच्चों को बोला तो उसकी तरफ बच्चों का क्या रिएक्शन था, और अगर वो गलत था तो तुम्हें कैसे अपने आप को बदलना है, ये कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट करके सोच के फिर बात करनी पड़ती है क्लास में। सेकेंडरी टीचर हमेशा काम पे होती है, कभी भी, क्योंकि टीचिंग कंटेंट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, ड्यूटी ऑफ केयर इज 80%। तो मैम इससे एक और क्वेश्चन निकलता है, काइंड हार्ट होना बहुत ज़रूरी है इस जॉब के लिए। समटाइम एक थैंकलेस भी जॉब कह सकती हो, बिकॉज इतना ज़्यादा आप डीप तक जाते हो स्टूडेंट्स के लिए, राइट? आपकी मेंटल हेल्थ कभी कभी कुछ चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब भी होती है। yes. तो आप फिर कॉप अप कैसे करते हो? अपनी ऑब्वियसली आप एक बच्चे का भी देख रहे हो, बट अपनी लाइफ भी देखनी है साथ में, तो उसको आप फिर कैसे डील करते हो? और क्या आपके साथ कोई ऐसा आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नॉर्मल, कभी आपकी मेंटल स्ट्रेस पड़ा है आपके ऊपर जब आप देखते हो कुछ चीज़ें जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है? जी, एक तो पहली बात एज अ टीचर ये याद रखना पड़ता है कि अगर आप क्लासरूम में जाकर बच्चों से बात कर रहे हो जी, तो आपको कुछ भी पर्सनली लेना नहीं है। ओके। अगर आप पर्सनली लोगे तो आप वो सारा स्ट्रेस, वो सारा लोड घर पर लेकर जाओगे। जी। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ अलग रखना है, ये पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी बच्चे रेशियल स्लर्स यूज करते हैं, अब्यूज करते हैं, एग्रेशन देखते हो आप टीचर्स के लिए? यस, टुवर्ड्स टीचर्स भी मैंने सुना है कि बहुत एग्रेशन टुवर्ड्स टीचर्स भी होता है, अब्यूजेस होता है, रेशियल स्लर्स टुवर्ड्स टीचर्स भी बोले जाते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि आप वहाँ पे क्यों हो। आप वहाँ पे उस बच्चे के साथ आर्ग्यू करने के लिए नहीं हो जी। आप उस बच्चे को रिफ्लेक्शन कराने के लिए, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस बच्चे को बोलो, रिफ्लेक्ट करो तुमने क्या बोला, सोचो तुमने क्या बोला, क्या वो गलत था, क्या वो सही था, तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए था। ठीक है, उस समय यू वर एंग्री इसलिए तुमने बोला, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब उसके बारे में सोचो, ये गलत है। तो एज अ टीचर तुम्हारा रोल, एक तो पहली बात उन्हें इंट्रोस्पेक्ट करवाना है, उन्हें सोचने के लिए बोलना है क्या गलत है, क्यों बोला गया, और ये वापस होगा नहीं। जी। दूसरी बात, रेलेवेंट प्रोसेस फॉलो करना।
जी स्कूल में लीडरशिप टीम होती है, जी उनको बताना कि ऐसे ऐसे हुआ है जी एंड वी नीड टू कीप एन आई ऑन द स्टूडेंट। ओके वो अलग, वो और एक चीज़ है। लेकिन कभी कभी स्ट्रेस होता है, कभी ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ द डे कभी कभी पर्सनली भी लिया जाता है, लेकिन उस सिचुएशन में बीइंग अ बिगर पर्सन इन दैट सिचुएशन, जी जो और मेच्योर है, जो और लेवल हेडेड है और जो कामली उस सिचुएशन के साथ डील कर सकता है, जी ऐसा बंदा होकर स्टूडेंट से बात करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो बैलेंसिंग एक्ट बहुत डिफिकल्ट है। ओके मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो क्वेश्चन है कोएड एंड बोल सकते हो आपके सिंगल बॉयज़ और सिंगल गर्ल्स स्कूल्स में क्या डिफरेंस है और क्या चैलेंजेस है और क्या सेम चैलेंजेस है? बिहेवियर मैनेजमेंट के चैलेंजेस मैं बोलूँगी कोएड में भी है और सिंगल सेक्स स्कूल्स में भी है। जी कोएड में खाली मैं बोलूँगी थोड़ा सा इजी हो जाता है, ओनली बिकॉज इट्स अ कोएड स्कूल, यू हाँ हैव जी। गर्ल्स एंड बॉयज़। हाँ जी तो कभी कभी होता क्या है कि बैलेंस कहीं पे उन्हें अपना बिहेवियर करना पड़ता है, क्योंकि ऑपोजिट सेक्स होता है, तो ऑब्वियसली उन्हें देख के कभी कभी लगता है कि यू डोंट वांट टू फील एम्बैरेस्ड, जी कभी कभी लगता है कि जस्ट टू अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स, तो उस हिसाब से भी बिहेवियर बदलता है। ओ जी तो अगर कोएड स्कूल होगा तो फ्रेंडशिप्स भी ज़्यादा ब्लॉसम होता है विद द ऑपोजिट सेक्स। सो आई थिंक दोनों तरफ का पर्सपेक्टिव समझ में आता है बच्चों को, जी। जो सिंगल सेक्स स्कूल्स में नहीं होता। नहीं होता। सिंगल सेक्स स्कूल्स में कभी कभी लापरवाही होती है कि जी। अरे सब लड़के सब हैं। लड़के ही है या सब लड़कियां ही है, क्या फर्क पड़ता है। जी तो उस वजह से कभी कभी चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, जी स्पेशली अगर ऑल गर्ल्स स्कूल में शायद एक मेल टीचर होगा तो, या ऑल बॉयज स्कूल में अगर एक फीमेल टीचर होगी जी तो कभी कभी क्या होता है कि उन्हें वो अवेयरनेस नहीं होती कि अरे मैं अब क्लासरूम में आ गया हूँ या आ गई हूँ और अभी एक मेल टीचर है मेरे क्लास में या फीमेल टीचर है क्लास में, तो आई हैव टू बी माइंडफुल मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या बोल रही हूँ। जी तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो बाउंड्रीज रखना और बीइंग अवेयर कि अभी मैं यहाँ नहीं हूँ, अभी चेंज हुआ है मेरा एनवायरनमेंट, मैं अभी यार्ड में नहीं हूँ, मैं खेल नहीं रहा हूँ या खेल नहीं रही हूँ, जी। अभी मैं क्लासरूम में आ गई हूँ या आ गया हूँ, जी तो मुझे उस हिसाब से मुझे बदलना है। तो वो जो चेंज करने का प्रोसेस होता है वो कभी कभी टीनेजर्स को ईजिली वो अडेप्ट नहीं कर सकते, तो वो भी एक इश्यू सिंगल सेक्स स्कूल्स में होता है। इसीलिए मैं बोलूँगी कि शायद सिंगल सेक्स स्कूल्स में ज़्यादा चैलेंजेस होते होंगे एज कम्पेयर टू कोएड। बिहेवियर मैनेजमेंट दोनों में है, करना तो पड़ता ही है, जी। लेकिन मुझे लगता है जो स्कूल का स्ट्रक्चर है हाँ जी वो थोड़ा अलग होने की वजह से थोड़ा सा कम ज़्यादा, लेकिन वो एक में 80% तो एक में 90%, इतना ही फर्क होता है। ज़्यादा कुछ नहीं है। जी मैम कौन सा एज ग्रुप इजी होता है टीच करने के लिए? फॉर एग्जांपल अगर हर एक एज ग्रुप के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। जी टीनेजर्स आप अब तक आपको टीनेजर्स जो उनसे डील करने में प्रॉब्लम हुई है या उनसे जो छोटे एज ग्रुप है उनसे डील करने में प्रॉब्लम हुई है? मैंने प्राइमरी स्कूल का एक्सपीरियंस तो है नहीं मुझे इतना, लेकिन ईयर 7 to ईयर 12 का जो होता है एज ग्रुप, जी मैं बोलूँगी कि रफली 12, 13, 14 ईयर ओल्ड्स को पढ़ाना अप टू 15 में मैं बोलूँगी हाँ जी थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जी क्योंकि ये ईयर 7, 8, 9 जो ईयर लेवल है तब तक सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करते होते हैं। हार्मोनल चेंजेस यस, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, देयर बॉडीज आर चेंजिंग, दे आर लर्निंग कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। जी जो चेंजेस आते हैं बॉडी में भी, सराउंडिंग्स में भी जो चेंजेस आते हैं वो एक्सेप्ट करने में जी टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से एग्रेशन उस एज ग्रुप में ज़्यादा देखा गया है, जनरली ज़्यादा देखा जी। गया है। और वो एज ग्रुप ऐसे भी होता है जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए शायद कम ही आते हैं, Enjoy अपने करने- फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताने, एंजॉय करने के लिए ज़्यादा आते हैं। जबकि ईयर 10, 11, 12 में बच्चे थोड़ा पढ़ाई के बारे में सीरियस होने लगते हैं, क्योंकि जी। ईयर 10 में जनरली मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ऑफर करियर्स, ओके तो
वो सब्जेक्ट आने के बाद सोचने लगता है कि अरे हमें यूनिवर्सिटी जाना है या हमें टेफ इंस्टीट्यूट में जाना है, जी। हमें यूनिवर्सिटी जाके बैचलर्स मास्टर्स की पढ़ाई करनी है या हमें प्लम्बिंग करना है, वुडवर्क्स कार्पेंट्री करना है, मेरा इंटरेस्ट क्या है। जी। तो वो जो फिगर आउट करने लगता है जिसके वजह से थोड़ा सा बैलेंस आ जाता है एकेडमिक लाइफ में, जी। कि फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन उसके साथ साथ अपनी लाइफ में क्या करना है कि भाई अब सोचने लगना चाहिए कि फ्यूचर में मुझे क्या बनना है। जी। और वो ऐसा भी एज है 16 जब बच्चे काम करने लगते हैं बाहर जी। जाकर यहाँ पे, जी। तो कमाने लगते हैं, तो जी। सेविंग करना, कमाना, पेरेंट्स के साथ उस हिसाब से इंटरेक्शन में भी मैच्योरिटी आ जाती है, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन में भी मैच्योरिटी आ जाती है। कभी टीचर्स से बात, क्योंकि मैं खुद करियर्स पढ़ाती हूँ, तो कभी कभी टीचर्स से आके बात किया जाता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये करियर ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम्हें क्या लगता है, गिव मी सम गाइडेंस, ऐसे। तो इंटरेक्शंस भी टीचर्स के साथ बदलते हैं, ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, सीरियसनेस आ जाता है, थोड़ा सा लेवल हेडेड हो जाते हैं बच्चे, उनके साथ रीज़न करना ज़्यादा इजी होता है, उनको बताना ज़्यादा इजी होता है कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है क्योंकि अगर ऐसे ऐसे करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, ये गलत है क्योंकि ऐसे करोगे तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा लाइफ में। जी। तो लॉन्ग टर्म गोल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, शॉर्ट टर्म फन पे नहीं या शॉर्ट टर्म गोल्स पे नहीं। जी। जो 7वीं 8वीं या 9वीं लेवल पे थोड़ा सा थोड़ा सा फन, पीयर प्रेशर भी होता है, तो फ्रेंड्स ज़्यादा उस एज ग्रुप में इंपॉर्टेंट होता है, ये लेवल 7 8 9 में। 10 11 12 में फ्रेंड्स होता है क्योंकि तब तक फ्रेंडशिप्स भी स्टेबल हो जाती है, लेकिन थोड़ा और करियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में बच्चे सोचने लगते हैं। जी। तो मैम एक पीयर प्रेशर की बात करें अगर हम, सो पीयर प्रेशर में हाँ स्टूडेंट्स या बच्चे वो चीज़ें करते हैं जो दे आर नॉट इनक्लाइन टूवर्ड्स, और क्या पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है हावी बच्चे के ऊपर जो उसकी वैल्यूज़ हैं, फैमिली वैल्यूज़ हैं, और उसके ऑपोजिट होता है। तो पीयर प्रेशर इज़ ए प्रॉब्लम इन अ स्कूल सिस्टम, या वो बोल सकते हैं कि इट्स अ नॉर्मल फेस ऑफ लाइफ जिसको बच्चे को सीखना होता है, या उसको कैसे डील करना है ये सीखता है बच्चा। आपको क्या लगता है, नेगेटिव एस्पेक्ट है या पॉजिटिव एस्पेक्ट है? पीयर प्रेशर को अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखोगे सेकेंडरी स्कूल्स में, तो जी। पीयर प्रेशर की वजह से बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। जी। तो इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट चॉइस जो बच्चे करते हैं। ऑब्वियसली फैमिली वैल्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही बेस, वही फाउंडेशन होता है हर बच्चे के कैरेक्टर का जो फ्यूचर में बनेगा। जी। लेकिन कभी कभी पीयर प्रेशर की वजह से बच्चे जिनके अच्छे फैमिली वैल्यूज होते हैं वो भी पुअर चॉइसेस कर लेते हैं जी। बस पीयर प्रेशर में आके। कभी कभी ऐसा लगता है अरे वो टीचर की बात सुन नहीं रहा, दैट इज सो कूल। तो क्या कूल है और क्या अनकूल है, ये इस पे ज्यादा फोकस दिया जाता है, जिसकी वजह से पीयर प्रेशर में आके बच्चे पुअर चॉइसेस कर लेते हैं। जी। लेकिन फैमिली वैल्यूज का इम्पोर्टेंस ये है कि जो फाउंडेशन बच्चे का बनता है उसके वजह से अगर बच्चे को बताया कि तुमने ये किया, दैट वाज अ पुअर चॉइस, क्योंकि इसके वजह से ये नेगेटिव चीजें हुई। तो अगर फैमिली वैल्यूज अच्छे होंगे तो वो बच्चा एक्सेप्ट करेगा कि ये मैंने गलती की है और ये वापस मुझसे नहीं होगी। वो शायद 10 बार सोचेगा, जी। गलती करेगा नहीं, ये नहीं मैं बोलूंगी, क्योंकि कभी कभी पुअर चॉइसेस की वजह से डिसीजंस हो जाते हैं, वो मैच्योरिटी लेवल ही नहीं होती है और वो बच्चा उससे सीखता भी है। एग्जैक्टली। तो पीयर प्रेशर की वजह से इधर एग्रेशन और हर बार पुअर चॉइसेस किए जाते हैं, या फिर पीयर प्रेशर की वजह से अच्छे चॉइसेस भी किए जाते हैं। मैंने कितने सारे ऐसे बच्चे ये भी देखे हैं कि ईयर 7 तक पढ़ाई इतनी सीरियस नहीं ली, लेकिन बाद में क्लास में बच्चों को सिंसियरली पढ़ते हुए देखकर ऑर्गेनाइज्ड हो गए काफ़ी बहुत, ज़्यादा अदर देन एकेडमिक्स भी बाकी भी स्किल्स एक्वायर करने के लिए बहुत प्रयास करने लगे, या they wanted to learn more. उनको और भी ज़्यादा talents, they wanted to actually hone those skills. तो ये सारी चीज़ें भी, तो positives भी है, negatives भी है। choice आप क्या करते हो क्लासरूम में वो डिपेंड करता है। लेकिन family values इसलिए important है कि बच्चे ने अगर poor choices किए भी तो भी उसको ये बताना, और उसको बताना that you have to reflect on that और accept करना। तो मैम एक बहुत ही कॉमन बात है जो सभी
स्टूडेंट्स और या सॉरी सभी पेरेंट्स ये देखते हैं अगर बच्चे को किसी स्कूल में या यूनिवर्सिटीज़ में आगे जाते हैं। मैम मेरे को तो पता है, लाइक आई नो, हाँ जी, बट आप बता सकते हो कि क्या रेसिज्म है, डज इट एग्जिस्ट, और कितनी हद तक एग्जिस्ट करता है स्कूल्स लेवल में भी? हाँ जी, तो नॉर्मल हर एक कम्युनिटी में होता है या हर एक कंट्री में भी हम इस चीज़ से निकलते हैं, बट स्कूल लेवल पे कौन से रेसिज्म कमेंट्स की जाते हैं, या कैसे फिर बच्चे उन चीज़ों में से कैसे सीखते हैं, उन चीज़ों को कैसे सीखते हैं, लाइक अगर क्योंकि अगर कॉल आउट करते हैं वो भी बुलिंग का ही एक है। बराबर। हाँ जी, तो रेसिज्म के बारे में आप बताओ थोड़ा सा कि कैसे एग्जिस्ट करता है और क्या नहीं एग्जिस्ट करता, और कॉलिंग आउट, क्या एक कॉलिंग आउट जो है ये कितना मेन इशू है स्कूलिंग में? कॉलिंग आउट बहुत बड़ा इशू है। कॉलिंग आउट 2 एंगल से देखा जा सकता है उसको। एक तो कॉलिंग आउट इन अ वे कि टीचर्स को डिस्टर्ब किया जाए जी, क्लास में जो पढ़ा रही है वो जी, और दूसरा रेसिज्म से रिलेटेड है। जी, रेसिज्म बहुत कॉमन है, तो वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, अंडर प्राइवेट स्कूल, ग्रामर स्कूल हो, रिलीजियस स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, जी, रेसिज्म है। इट जी, इज अ पार्ट ऑफ बुलिंग एंड हरासमेंट। हर स्कूल में रेसिज्म है, जी, डिफरेंट फॉर्म्स। वो कम्युनिटी से रिलेटेड है, कभी कभी एथनिसिटी से रिलेटेड है, कभी कभी आँखों का कलर कौन सा है उससे रिलेटेड है, बालों का कलर कौन सा है, स्किन कलर तो है ही है। जी, बहुत ओपनली बोला जाता है, बहुत ओपनली बोला जाता है। अभी इंडियन कम्युनिटी का फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो इट्स वेरी कॉमन। कभी कभी एक आध बच्चा दूसरे बच्चों को बोल दे, अरे तू इंडियन है ना, हाँ तो मतलब तेरे पास 2 मोबाइल फोन्स होंगे, एक 7-Eleven के लिए, एक उबर के लिए। क्या तो ये देखो, भी रेसिस्ट कमेंट है। Yeah, it तो is. लेकिन ये कॉमनली होता है, दिस इज वेरी कॉमन। या इतना कॉमन है कि बच्चों को अभी वो कुछ नया नहीं लगता। जी, जैसे बहुत ओपनली बोला जाता है कि अरे ये तो ग्रीक है, ये तो ऐसे ही है, ये तो मैसेडोनियन है, ये तो ऐसे ही है, ये या तो इटालियन है, ये तो यही बोलेगा। या तो इतना ओपनली बोला जाता है कि अभी वो कॉमन हो गया है। Yeah. इम्पोर्टेंट थिंग इज टीचर्स ने अगर ये नोट किया तो बच्चों को बताना फर्मली कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है और वो रिपोर्ट करना। स्कूल्स क्या मैम स्ट्रिक्ट है रेसिज्म पॉलिसीज को लेके? बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हाउस लीडर्स को बता दिया जाता है, प्रिंसिपल को बता दिया जाता है, लीडरशिप, पूरी लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व होती है, पेरेंट्स को बता दिया जाता है, पेरेंट्स को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, बच्चे को वार्निंग्स दिए जाते हैं। जी, तो ये जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो सारा फॉलो किया जाता है। मैम इट ये इज नॉट एक्सेप्टेबल। कॉलिंग आउट एक जब मैं पहले आया था तो ये सुना था, जैसे करी मंचन्स बुलाते हैं, ये जी। बोलते हैं यू स्मेल लाइक करी, कोकोनट ऑयल की आपसे ये स्मेल आती है। बराबर। तो क्या स्टिल वो है कि चेंज हो चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं अभी कुछ, जैसे कॉलिंग आउट नेम्स किसी स्पेसिफिक, हम क्योंकि मैं और आप इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो हम इंडियन कम्युनिटी पर देखते हैं कि आपको लगता है कि न्यू वर्ड्स हुए हैं या इंक्लूड हुए हैं जो मैं नहीं बोल पाया? ओह एब्सोल्युटली। नटेला हाँ? बोला जाता है, बर्न चिकन नगेट बोला जाता है। That's so sad to बहुत hear. बहुत ये अभी क्या हुआ है ना, इट्स टू सच एन एक्सटेंट कि अगर उसके अगेंस्ट अगर बच्चे बोले भी ना तो जी। बोला जाता है क्या वी आर जस्ट जोकिंग। इतना भी सीरियसली लेने की क्या जरूरत है? तो होल स्कूल अप्रोच होना चाहिए Yeah. It ये is a बताने serious के issue, लिए ma'am. कि रेसिज्म सीरियस इशू है। Yeah. ये जोक में भी ये बोलना अनएक्सेप्टेबल है, जी। इस पे जोक्स करना अनएक्सेप्टेबल है, जी, और स्टूडेंट्स को हर बार ये बताना चाहिए कि ये सीरियसली लिया जाएगा स्कूल में, यू जी। वोंट बी स्पेयर्ड। जी, तभी रेसिज्म, मैं ये नहीं बोलूँगी बंद होगा या कम होगा, लेकिन कम से कम जो कर रहे हैं उनको ये पता चलेगा कि उसके कॉन्सिक्वेंस है, वो एस्केप नहीं कर पाएंगे उसको। जी। सो ये स्कूल्स की तरफ से ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। डेफिनेटली। हाँ जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मेलबर्न जैसे सिटी में तो इम्पोर्टेंट भी है, हम काफी मल्टीकल्चरल या हैं, एंड एजुकेशनल स्टेट्स भी बोलते हैं हम। Exactly. सो ये होना भी चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ जी, तो मैम कॉलिंग आउट का जैसे आपने बोला कि कॉलिंग आउट एक इशू है। जी। मैम अभी अगर हम बात करें हमारे इंडिया में ये नहीं है, ये सेक्स एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। जी। आपको क्या लगता है एज ए टीचर सेक्स एजुकेशन का कितना
कितना बड़ा इम्पैक्ट है स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर, और यहाँ बैड टच गुड टच बताना या सब कुछ बताना कितना उनको सिक्योर करता है इन टर्म्स उनके फ्यूचर को लेके, या उनको ये पता चले ये वो उन चीज़ों को लेके। मैं वैसे नॉर्मली एलैबोरेट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको सम अप कर सकते हो। सेक्स एजुकेशन मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो करिकुलम है, ऑस्ट्रेलियन करिकुलम या विक्टोरियन करिकुलम, दोनों में एट द राइट एज अराउंड 12-13 सेक्स एजुकेशन इंक्लूड किया गया है करिकुलम में। तो रफली ईयर 8 से लेकर 12वीं तक बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाता है, बेसिक से लेकर। बेसिक शुरू यहाँ पे होता है कि बच्चों को पहले ये बताया जाता है कि हर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है जी, एक दूसरे की इज्जत करना जी, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना जी, एंड देन यू गो ऑन टू सेक्स एजुकेशन। क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से करिकुलम में क्लियर किया गया है कि अगर रिस्पेक्ट नहीं होगा रिलेशनशिप में तो आगे मत बढ़िए, क्योंकि वो जो भी इन्वॉल्व है उसमें इट्स अ वेरी बिग डिसएडवांटेज फॉर बोथ ऑफ देम। जी, तो ये पहली बात, रिस्पेक्ट से शुरू हो जाता है। फिर सेक्स एजुकेशन के अंडर ही और एक ब्रांच है जिसमें बच्चों को ये भी बताया जाता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि ज़्यादा मैस्कुलिनिटी या फेमिनिटी ज़्यादा अपहोल्ड करना भी अच्छी बात नहीं है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी वेरी इंक्लूसिव। जी, कोई ज़्यादा फेमिनिन हो, ज़्यादा मैस्कुलिन हो, कोई जेंडर फ्लूइड हो, डजेंट मैटर। इंक्लूसिविटी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। जी, कोई भी किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करे, किसी भी एथनिसिटी का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी कंट्री से आया हो, यहाँ पे माइग्रेंट हो, लोकल हो, डजेंट मैटर। इंक्लूसिविटी, सबको एक साथ लेकर चलना है, एक नज़र से देखना, एक नज़र से देखना है और सबकी इज्जत करना है जी, और रिस्पेक्ट, अगर इज्जत नहीं की तो वो टॉलरेट भी नहीं करना है। जी, टीचर्स को बताना है कि ऐसे हो रहा है, यू आर नॉट सपोज टू जस्ट गो ऑन विद इट, इट्स नॉट ओके। ये सहन नहीं करना है सारा कुछ, बताना है टीचर्स को कि ये हो रहा है। जी, और जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते जाते हैं, जैसे 10th 11th 12th में, 10th से भी ज़्यादा 11th 12th में जब बच्चे 17-18 के हो जाते हैं तब उनको सेफ पार्टिंग के बारे में भी बता दिया जाता है, जी, अल्कोहल कंजम्पशन के बारे में भी बताया जाता है, सेफ ड्रिंकिंग के बारे में बताया जाता है, सेफ पार्टिंग के बारे में बताया जाता है, कंसेंट के बारे में बताया जाता है। जी, तो ये सारी चीज़ें सेक्स एजुकेशन में इंक्लूड की गई हैं यहाँ पर, जो काफ़ी सारे स्कूल्स में अलग से पढ़ाया जाता है। रिलीजियस स्कूल्स में मैंने नॉर्मली देखा है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन इटसेल्फ। ओके। तो हाँ, तो मतलब ऐसे भी तो सेक्स एजुकेशन अलग अलग तरह से इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इंडिया में ये चीज़ बहुत कम है, जैसे इंडिया में है ही नहीं है बेसिकली मैम, हम बोल सकते हैं। मैं पढ़ा हूँ, मैं हमने भी देखा है ये चीज़ों को। तो अगर हम इंडिया के स्कूल्स को और यहाँ के स्कूल्स को कंपेयर करते हैं, हाँ। आपको क्या इसमें डिफरेंस क्या लगता है कि क्या एडवांस सोच है या एक पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है? मुझे लगता है पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है जी, क्योंकि द मोमेंट सेक्स एजुकेशन के बारे में बात होती है तो ऑकवर्डनेस आता है। जी, तो शायद इंडिया में ये इनकॉर्पोरेट अब तक किया नहीं है क्योंकि वो ऑकवर्डनेस है। शायद अब तक सोसाइटी इतनी ओपन नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे सेक्स एजुकेशन के बारे में ओपन डिस्कशन। जैसे आपने बोला गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है, लेकिन यू हैव टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। जैसे यहाँ पे रिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप्स है, जी, वो भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आई थिंक अगर स्टेप बाय स्टेप, जैसे ऑस्ट्रेलियन करिकुलम में रिस्पेक्ट और फिर रेजिलियंस इन द रिलेशनशिप, इंक्लूसिविटी, ये सारी चीज़ें करके स्टेप बाय स्टेप अगर इनकॉर्पोरेट किया तो इंडिया में भी ये इजीली एक्सेप्ट होगा। जिस तरह से डिलीवर किया जाता है वो एक लेक्चर के फॉर्म में डिलीवर करने के बदले अगर ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू डिलीवर किया कि रिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप अगर सिखा रहे हो, लेट्स से कोएड स्कूल में, तो अगर एक लड़का और लड़की फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में हैं तो क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। लड़की ने डोमिनेट करना भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लड़के ने रिलेशनशिप में डोमिनेट करना भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ बात करना, ओपन कम्युनिकेशन रखना। दिस विल बी अ फाउंडेशन फॉर टू बिल्ड अप सेक्स एजुकेशन लेटर ऑन। तो अगर एक्टिविटीज़ करके बच्चों को इंटरैक्शन में लाकर और बच्चों के व्यूज सुनकर अगर करिकुलम डिसाइड किया
जी। तो वो बहुत अच्छा होगा. एंड यू डोंट ऑलवेज हैव टू टॉक अबाउट सेक्स एजुकेशन. स्लोली और स्टेडीली रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट, उसमें रिलेशनशिप में रहना, कम्युनिकेशन, ये सारा करके स्टेप बाय स्टेप अगर किया तो दैट विल बी अमेजिंग. और यंगस्टर्स जो हैं अब इंडिया में, उनसे इनपुट ले लो. दैट विल बी द बेस्ट. उनको एक्टिवली रोल प्ले करना, एक्टिविटीज़ में लेना, या ये सारी चीज़ें विल बी अमेजिंग. क्योंकि यहाँ पे भी सेक्स एजुकेशन ऐसे ही सिखाया जाता है. जी मैम, सेफ वेल पार्टिंग पुट यही. मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया. सो आई होप इस चीज़ को भी आगे जो भी दिखेगा वो इसमें और ज़्यादा Definitely. डेफिनेटली खुद का भी एक रिसर्च करे. और मैम, कॉलिंग आउट के वाई मैं इसको थोड़ा सा एक LGBTQI की तरफ प्लस की तरफ जी. भी लेके जाता हूँ. जी. मैम, जैसे रेसिज्म गलत है. रेसिज्म मतलब आप किसी एक एथनिसिटी के इंसान को आप ये बता रहे हो कि तुम डिफरेंट हो. एंड Correct. सेम गोज विद LGBTQI Correct. प्लस. तो मैम, जैसे स्कूल्स में वो भी एक हिसाब से आप देख लो कि किसी कम्युनिटी को, चाहे कोई भी है, क्वीर कम्युनिटी का कोई भी है, उसको भी कॉल आउट करना भी गलत बात है. करेक्ट. दैट इज सेम थिंग. अगर हम बोले रेसिज्म बैड है, वो भी बैड है. करेक्ट. तो मैम, स्कूल उसकी तरफ कैसे देखता है? स्कूल क्या करी, और आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है कि करिकुलम में ऐड करना चाहिए जी. ये, या करिकुलम में नहीं ऐड होना चाहिए? जी. गवर्नमेंट स्कूल्स में तो ये कॉमनली करिकुलम में यूज़ किया जाता है. जी. वो ओपनली इंक्लूसिव होते हैं. गवर्नमेंट स्कूल्स को कोई भी रिलीजियस बेस नहीं होता. जी. दे आर वेरी न्यूट्रल इन देयर अप्रोच. जी. किसी भी रिलीजन का आधार वो नहीं लेते. जी. दे आर वेरी न्यूट्रल इन देयर अप्रोच. जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है. अगर इंक्लूसिव कम्युनिटी है तो सबको इंक्लूड करना चाहिए. फिर तुम क्वेयर कम्युनिटी के हो, तुम किसी डिफरेंट एथनिसिटी के हो, तुम माइग्रेंट हो, लोकल हो, डजंट मैटर. जी. रिलीजियस स्कूल्स में, बिकॉज दे इंडिपेंडेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि उनको क्या करना है. क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस उसमें नहीं होता. जी. सो दे हैव टू टेक देयर ओन कॉल. अब दो तरह के रिलीजियस स्कूल्स हैं. जो प्रोग्रेसिव रिलीजियस स्कूल्स हैं वो ओपनली क्वेयर कम्युनिटी को एक्सेप्ट करते हैं. जी. वो ये नहीं बोलने जाते कि ये गलत है या ये सही है. जी. हम सबको एक्सेप्ट करते हैं. जी. अगर आप क्यूअर कम्युनिटी को के हो, डजंट मैटर, यू आर इंक्लूडेड. That's how it आपको should भी be. उतना ही, यू हैव दैट राइट टू एजुकेशन. जी. आपको भी शिक्षा लेने का उतना ही हक है जितना किसी और को है. जी. आप एक ही हो. हम आपको जी. डिस्टिंग्विश ही नहीं कर रहे हैं. जी. आप साथ में पढ़ो, साथ में खेलो, सब साथ में करो. जी. ये रिलीजियस प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं. जी. लेकिन जो रिलीजियस स्कूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट है या स्टॉन्च है रिलीजियस वैल्यूज़ को लेकर, बहुत बार ऐसे देखा गया है कि वो स्कूल्स एक्सेप्ट तो करते हैं बच्चे उस कम्युनिटी के और उन्हें मदद भी करते हैं, जी. लेकिन वो धर्म के लिए करते हैं. जी. धर्म में बताया गया है कि हर एक इंसान की मदद करनी चाहिए, जी. इसलिए वो करते हैं. जी. लेकिन ऐसे रिलीजियस स्कूल्स में जनरली देखा गया है कि जब उनके चैपल सेशंस होते हैं या जी. जब वो उस धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है, तब क्लियरली बताया जाता है कि एक स्त्री और पुरुष में ही रिलेशनशिप होना बायोलॉजिकल मैन एंड वुमन. करेक्ट, जो बायोलॉजिकली करेक्ट है, जो नेचर वाइज करेक्ट है, जो धर्म में बताया गया है सही है, वही सही है. इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे क्वेयर कम्युनिटी के हैं उन्हें वो किसी तरह का हार्म करते हैं या किसी तरह से उन्हें यू नो दे डोंट मेक देयर लाइफ डिफिकल्ट. लेकिन अगर कोई क्वेयर कम्युनिटी का होगा जो ये सुनेगा, मेंटली ऑब्वियसली उसका इफेक्ट होगा. बट वो मैम वैल्यूज हैं, जैसे वैल्यूज क्या बोल सकते हैं हम, रिलीजन की अपनी खुद की वैल्यू है, हम उनको भी डिनाई नहीं कर सकते. इफ अ पर्सन हैज राइट टू से, अगर उसकी सोच है उसको फॉलो करने के लिए वो करे, अगर नहीं करना चाहता वो उनकी मर्जी. एग्जैक्टली. तो जो रिलीजियस प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं वो न्यूट्रल स्टैंड लेते हैं, वो सबको इंक्लूड करते हैं. बोलते वे आर प्रोग्रेसिव, हम ये कुछ एडवोकेट ही नहीं करते. अगर आप किसी भी कम्युनिटी के हो, डजंट मैटर, हम सब साथ में हैं. जी. लेकिन रिलीजियस जो स्टॉन्च स्कूल्स है ज़्यादा, वो इस तरह से ओपनली बताया जाता है जनरली स्कूल्स में कि धर्म में ऐसे ऐसे बताया गया है, धर्म में बताया है कि ये सही है, स्त्री और पुरुष के बीच का रिलेशनशिप ही सही है, तो ये बता दिया जाता है. तो उसके बाद क्वेयर कम्युनिटी के बच्चों का चॉइस होता है उन्हें उस स्कूल में रहना है या नहीं.
जी मैम। वो उनका कॉल है, क्योंकि कभी कभी ऐसे अगर बताया गया तो उनके मेंटल हेल्थ और वेलबींग पे उसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। जी मैम, बहुत अच्छे से आपने इसको भी इलेबोरेट किया, और बहुत ही अभी तक मेरे को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में सीखने को मिला है। तो नेक्स्ट मैम हम हॉप ऑन करते हैं एक फैमिली वैल्यूज़ का। जी। फैमिली वैल्यूज़ का कितना ज़्यादा मेजर रोल है एक स्टूडेंट्स के वेल बिहेवियर के लिए? क्या क्या चीज़ें, क्योंकि अगर कोई पेरेंट देख रहा है तो वो ये जानना चाहेंगे एक टीचर के पर्सपेक्टिव से कि वो घर में क्या कर सकते हैं जिसकी जी। वजह से उनका बच्चा एक सही रास्ते पे चले, मीन एज ए ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग, सही रास्ते पे चले। डेफिनेटली मैं पहले ये एड्रेस, आपका जो क्वेश्चन है वो ये एड्रेस करती हूँ कि फैमिली वैल्यूज़ का बहुत इम्पोर्टेंस है। जी फाउंडेशन सारा फैमिली वैल्यूज से ही बनता है। जी जो फ्यूचर में बच्चों का कैरेक्टर जो भी बिल्ड होता है वो बहुत बार फैमिली वैल्यूज के ऊपर ही बेस्ड होता है, तो इट इज़ अ फाउंडेशन। जी बट जैसे मैंने पहले बोला, आई वुड लाइक टू रिआइटरेट, बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, पीयर प्रेशर होता है, तो दे एंड अप मेकिंग पुअर चॉइसेस। जी मैं इसके लिए फैमिली वैल्यूज़ को ब्लेम नहीं करूंगी। कभी कभी पीयर प्रेशर होता है, कभी कभी बुलिंग के वजह से वो चॉइसेस किए जाते हैं, तो बहुत बार जो सिचुएशन में वो बच्चा होता है जी उसके वजह से कोई पुअर चॉइस किया जाता है, गलत रास्ते पे या गलत फ्रेंडशिप्स रखे जाते हैं। जी फैमिली वैल्यूज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बच्चों को ये बाद में बताया जा सकता है कि ये गलत है, ये सही है, तुमने ये क्यों किया और ये कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो बच्चों को रिफ्लेक्शन के लिए फैमिली वैल्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी मैं ये डायरेक्टली गुड बिहेवियर के साथ इसलिए लिंक नहीं करूंगी क्योंकि मैं ये सिचुएशन बेस्ड भी मानती हूँ टू सम एक्सटेंट। जी लेकिन मैं एक ज़रूर कहूँगी कि एज अ टीचर मुझे जी। लगता है कि अगर पेरेंट्स ने कांस्टेंट इंटरेक्शन रखा उनके बच्चों के साथ, जी घर पे आने के बाद तुम्हारा दिन कैसा था, आज जी। तुमने स्कूल में क्या किया, जी। कुछ ऐसी बात जो तुम्हें अच्छी लगी स्कूल में, जो बुरी लगी, कुछ ऐसी बात जो स्कूल में तुम्हें लगा कि ओ तुम्हें इंटरेस्ट है, या ऐसी कोई स्किल जो तुम्हें सीखना है, या और कोई टैलेंट दैट यू वांट टू एक्वायर। तो ये कांस्टेंट कम्युनिकेशन बच्चों के साथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जी क्योंकि उससे बहुत आइडिया आती है कि बच्चों के लाइफ में क्या चल रहा है। तो कंपल्सरीली बच्चों के साथ बात करना, पेरेंट्स ने दे हैव टू स्पेंड टाइम। जैसे डिसाइड करो कि इवनिंग में डिनर टाइम बच्चों के साथ बात करना है, और जी। उनके स्कूल के बारे में जी क्या चल रहा है, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, आर यू हैप्पी देयर। जैसे अभी कॉमन हो गया ना मेंटल वेलबींग से रिलेटेड, आर यू ओके पूछना, वो भी Yeah. कैजुअली पूछना, हाउ आर यू ओके। Yeah. वैसे बच्चों को पूछना, आर यू हैप्पी, जी आर यू ओके। जी और दूसरा, आई से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स के भी टच में रहना। जी क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा जाता है, पेरेंट्स एक बार स्कूल में भेज दिया तो सारा टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी। मैं क्या करूं, बच्चे मेरा सुनते नहीं है, आप बोलो। तो पासिंग द बक नहीं करना है, टीचर्स को पूछना है कि 2 दिन पहले मैंने देखा कि मेरे बच्चे जनरली ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन घर पे ऐसे आज अलग बिहेव कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, तो कुछ हुआ क्या स्कूल में, खुद क्या पूछना। अलग है, प्रोएक्टिवली पूछना। या क्योंकि मैंने देखा है टीचर्स ये बहुत बार प्रोएक्टिवली करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को पता नहीं होता जब तक टीचर्स बोलते नहीं है। जी तो टीचर्स बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं क्लास में, मैंने पहले भी बताया कि कोई बच्चा हमेशा बिहेव करता है वैसे नहीं बिहेव कर रहा, जी। कुछ अलग है आज, जी क्या अलग है। जी तो बात करके पूछना, और फिर पेरेंट्स को बोलना कि मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे है, क्या आपको पता था, या एंड देन द पेरेंट्स आर लाइक मुझे नहीं पता, या और फिर वो बात करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, प्रोएक्टिव Proactive. कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन रखना, क्योंकि इससे टीचर्स का भी जॉब बहुत इजी होगा। अगर ऐसे कुछ हो रहा है बच्चों के साथ तो टीचर्स इजीली डील कर सकते हैं क्लास में, जिससे बिहेवियर मैनेजमेंट इश्यूज फिर सॉल्व हो जाएंगे। अगर बच्चा खुश नहीं है और उसके वजह से वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा, या पढ़ नहीं रहा, या एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है, तो अगर पेरेंट्स ने पहले से ही बता दिया कि ऐसे ऐसे है जिसके वजह से उसका मूड आज कुछ ठीक नहीं है, जी तो टीचर्स क्लास में बोल सकते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे पता चला है, इट्स फाइन, यू कैन टेक अ ब्रेक। अगर तुम्हें जाना है 10 मिनट का ब्रेक लेना है, या कोई और एक्टिविटी करनी है, पढ़ना नहीं है, बुक तुम्हें कुछ लिखना नहीं है क्लास में, खाली बुक पढ़ना है, तो वैसे करो। जी तो
वो ब्रेक कभी कभी बच्चों को देना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप स्टूडेंट्स के एंगल से सोचेंगे तो वो एक दिन में 8 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है। एग्जैक्टली एक पीरियड में हिस्ट्री पढ़ रहे हो, दूसरे पीरियड में मैथ्स पढ़ रहे हो, फिर साइंस पढ़ रहे हो, तो वो स्विच ऑन स्विच ऑफ करना शायद 16, 17, 18 ईयर ओल्ड को पता है, लेकिन 12, 13, 14 ईयर ओल्ड को पता नहीं है। बहुत न्यू है मैम ये चीजें, बहुत न्यू है। तो वैसे अगर देखा जाए वो यंग भी है, तो उनको वो रियलाइज करवाना कि ये गलत है, बस उतना ही नहीं कि वो गलत है ठीक है, लेकिन तुम क्या कर सकते हो वो इम्प्रूव करने के लिए, खुद से बताना और ये बताना कि यू कैन ट्रस्ट मी, मैं हूँ, आई एम देयर टू केयर फॉर यू, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम कन्वर्सेशन कितनी प्राइवेट होनी चाहिए एक स्टूडेंट की, सॉरी एक पेरेंट की और एक टीचर की? और क्योंकि ये ना लगे बच्चे को कि मेरा टीचर है वो गलत इनपुट दे रहा है, कैसे डील करा जा सकता है एज ए पेरेंट वाइज कि आप पेरेंट भी हो, आप टीचर भी हो, आप कैसे कन्वर्सेशन रखनी चाहते हो एक टीचर के बीच में और एक पेरेंट के बीच में? क्या ओपनली स्टूडेंट को ये बताना चाहिए कि तुम्हारे टीचर ने ये बताया है, और या कुछ चीज़ें बाहर रखनी चाहिए ताकि वो बच्चा भी एम्बैरेस्ड ना हो अपने पेरेंट के सामने? एग्जैक्टली अभी ये 2 वे है। जैसे अगर पेरेंट से मुझे कोई ईमेल आती है और मुझे अगर सोचना है कि उस बच्चे को इस बारे में बताना है या नहीं, तो आई विल डेफिनेटली डबल चेक विद द पेरेंट्स कि आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन बोल रहे हो, लेकिन क्या मैं उस स्टूडेंट के साथ इस बारे में बात कर सकती हूँ? वुड यू बी ओके, वुड ही बी ओके, और वुड शी बी ओके? ये कंफर्म करना, और उसके बाद ही, क्योंकि कुछ मैटर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और शायद सारे बच्चे कामली रिएक्ट ना करें, शायद वो अग्रेसिव हो जाए, शायद उन्हें अच्छा ना लगे। तो जब भी हम बोलते हैं कि रिस्पेक्ट इन अ रिलेशनशिप, वी कम बैक टू दैट। जी, उस रिलेशनशिप में भी रिस्पेक्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू आस्क कि आपने आज मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है, क्या मैं बात करूं उसके बारे में? जी। वैसे ही पेरेंट्स भी पूछ सकते हैं टीचर्स को कि आपने ये इन्फॉर्मेशन दी है। हाँ, ये बात अलग है जब बच्चे को ही बताया जाता है कि तुमने आज ऐसे ऐसे किया, इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ये बताऊं, तो घर जाके पेरेंट्स से इसके बारे में बात करना तो अलग है। जी। वरना अगर कुछ सेंसिटिव इशू है तो एज अ टीचर मैं भी पूछूंगी कि ऐसे ऐसे है, अगर आपको अप्रोप्रिएट लगता होगा तो उससे बात कीजिए उसके बारे में। जी। लेकिन आई वुड स्टिल अस्यूम कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेरेंट्स वो ओपननेस होना चाहिए। वरना कम्युनिकेशन गैप आ जाती है। अगर वो सोचने लगे कि इसके बारे में कैसे बोलूं या उसके बारे में कैसे बोलूं, कैसे ओपन अप होगा मेरा बच्चा टुवर्ड्स दैट, तो इसके लिए तो दिस हैपेंस व्हेन यू आर नॉट steadily communicating. कम्युनिकेशन इज अ की, जैसे हम एग्जैक्टली। तो मैम ये कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए, ये नहीं है कि एक मंथ आपने छोड़ दिया, ये दूसरे मंथ आपने बोला चलो। या फिर एज का फेज भी नहीं देखना, ऐसे नहीं कि बाबा अच्छा 10 से 12 में मैं बात करूंगी, फिर 13 to 15 they anyway don't listen, I won't talk, and then once he is 18 or she is 18 they get a bit more mature, तो और बात करेंगे, तो ये भी गलत है। हम स्टूडेंट्स को मैम ये भी छोड़ देते हैं कि बच्चे को कि ओके इसका टीनेजर फेज है, ओके लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, बट दैट्स एक्चुअली द क्रूशियल फेज जब कम्युनिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल, बट ये हमारी कम्युनिटी में, एज इंडियन कम्युनिटी में नहीं है। वो सोचता कि ये बच्चे की बिगड़ने की एज है, सो ही और शी विल कम डाउन, और ही और शी विल लर्न ऑन देयर ओन। हाँ जी, ऑन। बट ऐसे नहीं होना चाहिए। एक मैम रिलेशनशिप है, चाहे आपका एक अपनी हस्बैंड वाइफ का है, चाहे आपका किसी मॉम डैड का है, यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली पुट एक कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, चाहे कम्युनिकेशन को लेके, चाहे वैसे लेके। सो मेरा टिक तो मैम यही है कि एक बच्चे के लिए थ्रू आउट हिज और हर लाइफ आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, रादर वो मैरिड है, चाहे वो टीनेजर है, चाहे वो बहुत छोटा है, किंडर जा रहा है, कुछ भी कर रहा है। बिल्कुल, Absolutely, I totally agree. आप टीचर की पर्सपेक्टिव से आप क्या इसमें ऐड ऑन करना चाहोगे कि आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ हमारी कम्युनिटी में, बिकॉज मैम क्यों बोलता हूँ अपनी कम्युनिटी में, बिकॉज ये इश्यूज हैं जी। थोड़ी प्रोग्रेसिव फैमिलीज हैं 20-25 में भी 30% ना जो मेंटल हेल्थ को बहुत आगे सोचती हैं कि ये मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी है। आपके हिसाब से क्या हम लैक करते हैं? बिकॉज आई नो आप माइट भी इसका आंसर ना देना चाहिए, बट मैं वैसे बिकॉज आपकी वजह से शायद हो सकता है कोई अपनी इंडियन कम्युनिटी में ये चीज़ सीखे दैट
कि मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल नहीं, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई अगेन गो बैक टू बुलिंग हरासमेंट जिसके बारे में हमने बात की। जी अगर ये सारी चीज़ें स्कूल में हो रही हैं जी तो मेंटल वेलबींग तो आ ही गया पिक्चर में, जी। करेक्ट? यू कांट लीव इट आउट ऑफ द पिक्चर। जी तो कॉन्स्टेंटली बात करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से फेज से बच्चे जा रहे हैं स्कूल जी। में, इंस्टेड ऑफ सेइंग हाँ तुम सुन नहीं रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं, तुम अब पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ट्राई टू गो टू द रूट कॉज कि पढ़ नहीं रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? जी इज इट दे आर बीइंग लेजी? ओके, जी। खाली वो लेजी बोल रहे हैं, ऐसे लेजी है ये बोल के डिसमिस करना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जी क्यों लेजी? जी इज इट बिकॉज कुछ बुलिंग हरासमेंट हो रहा है जिसके वजह से क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या एक्स्ट्रा लर्निंग सपोर्ट की ज़रूरत है? जी। जो क्लास में सिखाया जा रहा है वो इतनी अच्छे से समझ नहीं रहा, तो एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है। जी तो रूट कॉज पे जाना, जनरली इंडियन कम्युनिटी में क्या बताया, वो तो आलसी है, वो या। पढ़ता नहीं है, वो सुनता लेबलिंग नहीं मैम है। कर दी जाती हाँ, है। तो वो लेबलिंग ना करना। सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे का रहता है, ओके मेरे पेरेंट ने बोल दिया, राइट, ओके आई एम लाइक तो दैट। अगेन कमिंग बैक टू कम्युनिकेशन, फिर इन फ्यूचर जब भी उनके फ्यूचर रिलेशनशिप्स होते हैं तो वो ऑब्वियसली पेरेंट्स को नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें लगता है अगर पेरेंट्स को बोलूंगा या बोलूंगी तो ऑब्वियसली उनकी रिएक्शन यही होगी, वो बस मुझे लेबल कर देंगे, या बस दैट्स इट। यस। तो रूट कॉज में जाकर डिसमिस कर देने से कि वो आलसी है या वो इस एज में पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगी नहीं, इससे अच्छा है बात करना कि मैंने देखा ऐसे ऐसे हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है, रूट कॉज क्या है? या खुद के एग्जांपल्स यूज करके कि हाँ आज मुझे भी थोड़ा सा टायर्ड लग रहा है, मुझे भी आज मन नहीं है काम करने मेरे का, साथ भी लेकिन ये मुझे चीज लगता हो चुकी है, एग्जैक्टली, या मैं अभी तुम्हारी इस स्टेज से निकल चुका हूँ। हाँ जी, खुद के एक्सपीरियंस, और उन्हें बताना कि इट्स ओके, अगर ऐसे फील भी हुआ तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। या मैम बिकॉज पेरेंट हमारे इंडियन कम्युनिटी में ये होता है ना कि हम अपने बच्चों को अपनी गलतियां नहीं बताते। जी, वी नेवर डू दैट, वी जस्ट से ना वी आर परफेक्ट, सारी अच्छी चीजें हैं। और जब हम ये चीजें नहीं बताते, उनको लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत बता दिया तो ये मेरे को जज करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट अवे ये मेरे को जज करेंगे। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आजकल मेंटल वेलबींग से रिलेटेड यही बताया जा रहा है कि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके टू नॉट बी परफेक्ट, क्योंकि जो चीज़ें बैलेंस करने के लाइफ में बैलेंस करने के लिए लगती हैं, देयर विल बी टाइम्स जब 80% किया जाएगा काम, 20% मिस होगा, या 20% ही काम किया जाएगा, 80% मिस होगा जी। बट एक्सेप्ट करना कि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स और उस पर रिफ्लेक्ट करके खुद को इम्प्रूव करना, जी, कंपैरिजन नहीं कर, ये भी एक इंडियन कम्युनिटी में है कि वो अगर yeah. कराटे क्लासेस जा रहा है, तुझे भी कराटे क्लासेस जाना है। यस, कंपैरिजन इज अ बिग इशू। नहीं करना, तू आज कैसा है और तू कल कैसा है, खुद से तूने इम्प्रूव किया है खुद को, तू कल जैसा था उससे अगर तू इम्प्रूव्ड, खुद का ही वर्जन इम्प्रूव वर्जन है, तो इट्स सक्सेस। मैम कंपैरिजन तो हमारी कम्युनिटी में भर भर के भरा हुआ है। That is true. घर ले लिया उसने, मैंने लेना है, उसने गाड़ी बड़ी ले ली, मैंने भी लेनी है, उसका बच्चा आगे निकल गया, मेरा बच्चा पीछे क्यों रह गया। हर एक बच्चे की एक क्वालिटी है मैम, हर एक बच्चे की क्वालिटी है, उसने कैसे आगे जाना है। तो यही क्वेश्चन आ जाता है, कंपैरिजन हमारी कम्युनिटी में है, बट मैम अगर बच्चा, जरूरी नहीं है उसके ग्रेड्स A+ ही आए, उसके ग्रेड्स ऊपर नीचे भी हो सकता है और किसी चीज में बहुत एक्सेल करे। तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कितनी क्रूशल हैं, और क्या हमारी इंडियन कम्युनिटी में ऐसा है? बहुत कम है, अभी तो बहुत चेंज हो गया, अभी तो फिर भी 30-40-50% में भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ कितनी एक बच्चे की वेलबींग में और उसकी एक पर्सनैलिटी को आगे लेके आने में कितनी हेल्पफुल होती है? बहुत ज़्यादा, मैं तो बोलूँगी स्पेशली टीनेज ईयर्स में, फिर वो स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, लिटरेचर हो, कुछ भी हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बच्चे क्लास में आके जो पढ़ते हैं वो पढ़ सकते हैं ओनली बिकॉज उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल के बाद होते हैं जी। और जो बैलेंस होता है ना कि थोड़ा देर पढ़ना है, थोड़ा देर खेलना है, वो बैलेंस उसी की वजह से मेंटेन होता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या है ना कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय जो बोलते हैं, वो द अदर वे अराउंड भी
अगर सोचा कि ऑल प्ले Play, एंड नो no वर्क इज work. ऑल्सो बैड, Yes. तो जो बैलेंस होता है, तो स्कूल में आके क्लास में बैठ के पढ़ाई होती है और क्लास के बाद जो भी उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं उनकी वजह से बाकी सेरेब्रल डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये एब्सोल्युटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट टीनेजर्स में तो मैंने देखा है ये बैलेंस जो होता है उसी की वजह से वो स्कूल में आके पढ़ सकते हैं। अगर वो बैलेंस नहीं होगा उनके लाइफ में तो शायद वो क्लासरूम में बिल्कुल भी ना बैठे और बिहेवियर मैनेजमेंट इश्यूज और बढ़ और भी जाए। ज्यादा हो मैम। 8 आवर्स में भी 6-7 आवर्स हम स्कूल में रहते हैं जी। और अगर उसकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज नहीं है बच्चे की, ही विल बी मेंटली सो टायर्ड। दैट इज ट्रू। हाँ जी, तो वो होनी बहुत, बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैंने बहुत स्पोर्ट खेली है। मैंने शुरू से, मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को बहुत स्पोर्ट्स तक लेके गए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आगे ये होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ग्रेड्स मैटर नहीं करते। इनफैक्ट ग्रेड्स से भी ज्यादा लर्निंग मैटर करता है। जी। ग्रेड्स बिल्कुल मैटर नहीं करते। तुम जी। क्लास में बैठकर तुमने कितना ग्रास्प किया, क्या सीखा तुमने उससे, और वो फिर तुम लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो, जी, ये इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट है। और मैम यही चीज़ बट हमारी इंडियन कम्युनिटी में ये सोच नहीं पाते और जी। बोल भी नहीं पाते। यही बोलते हैं, नहीं, ओके, स्टडी इज एवरीथिंग, डूइंग true. डिग्रीज आर एवरीथिंग, डॉक्टर्स इंजीनियर्स होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट आई गेस आज ये नॉर्म चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और होना भी चाहिए कि कोई आर्ट में बहुत आगे, पैसा आज दूसरी चीज़ों में ज़्यादा है जी। एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल जॉब्स से। सो मैम, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एक टीचर क्या करे एक फर्स्ट ऑफ द मंथ, जैसे एक न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, सो वो कैसे थ्रू आउट द ईयर बिहेवियर मैनेजमेंट करे और कैसे वो एक पेरेंट को साथ लेके इनपुट्स पेरेंट्स को दे ताकि उनका बिहेवियर मैनेजमेंट और भी अच्छा हो सके। बिल्कुल। टीचर एक रूटीन सेट कर सकती है जी साल के स्टार्टिंग में। जी बच्चों को बता सकती है कि तुम मेरे क्लास में हो, मेरे क्लास के ये रूल्स हैं, जी हम क्लास में सबको रिस्पेक्ट करेंगे, जी। हम क्लास में रेजिलिएंट रहेंगे, हम जी। क्लास में अच्छे से एक दूसरे से बात करेंगे, जी किसी भी तरह के रेशियल स्लर्स, अब्यूजेस, एग्रेसिवनेस किसी भी तरह का नहीं दिखाएंगे। जी तो रूटीन अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर एस्टैब्लिश कर दिया तो बच्चों को पता चलता है कि ये टीचर के लिए क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जी। इस हिसाब से बिहेवियर मैनेज करना जी ज़्यादा इजी हो जाता है। जी वो रूटीन एस्टैब्लिश करना और फिर हर बार उनको बताते रहना कि देखो तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, लेकिन हमारे क्लास में हम क्या करते हैं, सबको रिस्पेक्ट करते हैं। जी। आपने अभी रेसिस्ट कमेंट की, क्या ये रिस्पेक्ट है? नहीं। जी तो इस हिसाब से बच्चों से बात करना। जी। और एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पेरेंट्स को थ्रू ईमेल या फिर पेरेंट टीचर इंटरव्यूज होते हैं, उसमें पेरेंट्स को बता देना कि मैंने क्लास में सारे बच्चों को ऐसे ऐसे बताया है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे। और ये तो आप पूछते रहिए आपके बच्चों को जी कि सब ठीक है ना। अगर इन बिटवीन ऐसे कुछ हुआ कि कभी रेसिस्ट कमेंट किया या एग्रेसिव किसी ने बिहेव किया, किसी ने अब्यूज़ किया, तो पूछते रहिए अपने बच्चों को, अगर ऐसे हुआ तो तुरंत मुझे बताना। जी तो ये कम्युनिकेशन पेरेंट्स और टीचर्स में फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर रह सकता है, ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि इस टीचर के क्लासरूम में ये एक्सपेक्टेशंस है, बच्चों को वही करना है। अगर उसके अलावा कुछ हो रहा है तो टीचर्स को इन्फॉर्म करना है। तो उस तरह से कम्युनिकेशन टीचर्स और पेरेंट्स में रहता है। और फिर साल के एंड में वो बस इस्टेब्लिश हो जाता है, बच्चों को पता चलता है कि मुझे ऐसे ही करना है। जैसे हमारा डेली रूटीन होता है, सुबह उठना है, ब्रश करना है, ब्रेकफास्ट करना है, ऑफिस जाना है, बस पकड़नी है, जो भी है वैसे ही रूटीन। क्योंकि जब भी 12 to 15 ईयर्स के एज में, अप टू 16 भी कभी कभी बच्चे होते हैं, तभी उनको जितना ऑर्गेनाइज रखो, सेम रूटीन ओवर एंड ओवर अगेन रखो, तो उनके दिमाग में बैठ जाता है। पहले महीने नहीं, दूसरे महीने, दूसरे नहीं, तीसरे महीने, उनको कभी ना कभी पता चल ही जाता है। तो एंड ऑफ द ईयर तक उन्हें पता चलता है कि ये टीचर के क्लास में रेसिज्म एक्सेप्टेड नहीं है, रेसिस्ट कमेंट्स एक्सेप्टेड नहीं है, अब्यूजेस एक्सेप्टेड नहीं है, एग्रेसिव बिहेवियर एक्सेप्टेड नहीं है, वरना ये टीचर बहुत सीरियसली लेती है और बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मैम, लास्ट सम अप करते हैं आज का क्वेश्चन। यही मैं पूछना चाहूँगा आपसे, दैट आई नो पेरेंट्स आर टायर्ड, दे हैव डूइंग सो मच फॉर द किड्स, फॉर देमसेल्फ, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं उनको अच्छा वेलबींग प्रोवाइड करने के लिए, बट आप लास्ट उनको कैसे मोटिवेट करना चाहोगे, दैट एक बहुत अच्छा टीचर की तरफ से, दैट इट्स ओके, आई नो एवरीवन इज टायर्ड, बट आप क्योंकि एक
ऑब्वियसली बच्चे की केयर करना आपसे बहुत कुछ मांगती है, आपका टाइम, आपकी, बिकॉज इट्स इन्वेस्टमेंट। सो Definitely. कैसे आप उनको ये मोटिवेट करोगे दैट इट्स ओके एंड कीप गोइंग ऑन, कोई नहीं, एवरीथिंग इज गोना बी ओके एट द एंड। मैं मोटिवेट करने के लिए एक ही बोलूँगी पेरेंट्स को कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के शोल्डर्स पे फुल्ली लेने की ज़रूरत नहीं है। जी। अगर आप अच्छी तरह से टीचर्स से कम्युनिकेट करें तो टीचर्स और पेरेंट्स दोनों मिलके ये जो कॉम्प्लेक्स एज ग्रुप होता है ना टीनेजर्स का, उनको हैंडल कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो आपको उसके बाद रिजल्ट्स मिलेंगे वो लॉन्ग टर्म फ्रूटफुल और पॉजिटिव ही होंगे। जी। क्योंकि टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट जब पेरेंट्स के साथ होती है ना, तभी बच्चों को फैमिली लाइफ और स्कूल लाइफ, एकेडमिक लाइफ, जिसमें एक्चुअली ज़्यादा प्रेशर्स होता है, दोनों बैलेंस करना स्टूडेंट्स को ईजी जाता है, उनके लिए वो बर्डन नहीं होता। जी। तो मोटिवेट करने के लिए खाली यही बोलूँगी कि टीचर्स के साथ हमेशा टच में रहिए जी। और मिलकर जी। अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाइए। जी, थैंक यू सो मच मैम। मैं आज के टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, मैंने शुरू से बोला है मैम, आई हैव लर्न सो मच। थैंक यू आपकी इनपुट्स के लिए। एंड आई होप जो भी ये एपिसोड देखे वो इन चीज़ों से अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे। आई होप सो। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच आपके Thank इतने you. बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। Thank you, my pleasure. आई होप हम आगे भी इसके ऊपर बात करते रहेंगे। थैंक Definitely. यू सो Thank मच you. मैम, थैंक Thank यू। you.